हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। आज अपने कक्षा 12th के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अब से पहले जो एनसीईआरटी से पहले जो बुक्स होती थी उसमें ये आपका चैप्टर 5 और 6 नंबर होता था। उसमें ये टॉपिक आपको छोटे छोटे टुकड़ों में दिया होता था, लेकिन जो अब की बार एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर क्या है, इसी टॉपिक को एक साथ में कर दिया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। तो आज अपने इस टॉपिक के जो पहला पॉइंट है विद्युत धारा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या असल में विद्युत धारा होती क्या है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ विद्युत धारा की, कि किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसी के अलावा एक अन्य परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये रियल में होती कैसे है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, विद्युत धारा को I से लिखते हैं। तो इसका सूत्र बताते हैं। इसका सूत्र ये होता है कि I बराबर Q अपॉन में T, I बराबर Q अपॉन में T, या फिर इसी सूत्र को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T, जहाँ पर ये डेल्टा Q है वो क्या होता है, वो होता है आपका कुल आवेश। क्या होता है, कुल आवेश, और जो डेल्टा टी है वो आपका कुल समय होता है। अब परिभाषा के अनुसार आपने ऐसा लिखा था कि किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित आवेश, इकाई समय का मतलब क्या हुआ, इकाई समय का अर्थात मतलब यह होता है कि आप जो समय ले रहे हो टी इक्वल टू 1 सेकंड ले रहे हो, आप इसमें अगर 1 सेकंड समय प्रवाहित करते हो तो वो जो धारा होती है उसी को ही विद्युत धारा कहते हैं। कैसे, आपके पास में यह सूत्र था कि I बराबर Q अपॉन में T होता है, तो इसके अंदर आपने इस Q के स्थान पर तो Q रखा, लेकिन इस T के स्थान पर अभी आपने 1 लिखा, तो इसका आंसर क्या आया Q, यानी कि I बराबर आपको मिला Q, यानी कि जो इकाई समय में आपने जो प्रवाहित जो आवेश था वो क्या हो गया, विद्युत धारा कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ ली है। अब अपने धारा के मात्रक पढ़ते हैं कि धारा के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले धारा के मात्रक में अपने इसका मात्रक पढ़ते हैं MKS पद्धति में। MKS पद्धति के अंदर इसका मात्रक क्या होगा, इसके लिए आप सबसे पहले आप इसका क्या लिखोगे, आप इसका सूत्र लिखोगे कि क्या होता है I बराबर Q अपॉन में T, ये सूत्र लिखा है आपने। और इस Q को अपने क्या बोलते हैं, Q का मात्रक क्या होता है यहाँ पर कूलाम, Q को बोलते हैं आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। T को बोलते हैं समय, लेकिन यहाँ पर समय लिया जाता है सेकंड के अंदर, तो ये हो गया कूलाम अपॉन में सेकंड, ये मात्रक होता है MKS पद्धति के अंदर। अब बात करते हैं SI पद्धति के अंदर कि SI जो पद्धति है उसके अंदर इसका मात्रक क्या होता है, I बराबर इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, SI पद्धति के अंदर इसका मात्रक एम्पियर में होता है। और वहीं इसका मात्रक अगर अपने CGS पद्धति में ज्ञात करें, CGS पद्धति में ज्ञात करें तो इसको बोलते हैं एब एम्पियर बोलते हैं। दोस्तों ये नाम याद रखना कि CGS पद्धति के अंदर इसका मान क्या होता है, एब एम्पियर होता है। और मैं बता दूं कि 1 एम्पियर और एब एम्पियर में क्या संबंध होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर होता है, 1/10 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1/10 एब एम्पियर होता है। इसके अलावा विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है ना दोस्तों, यहाँ पर देता हूँ विद्युत चुंबकीय मात्रक की, चुंबकीय की दृष्टि में इसका क्या मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको अपने इंग्लिश में EMU से लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर इसका मात्रक होता है बायट। क्या होता है, बायट इसका मात्रक होता है। इसके अलावा अब अपने पढ़ते हैं इसके अन्य मात्रक के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत धारा के अन्य मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। विद्युत धारा के अन्य मात्रकों के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि 1 मिली एम्पियर में क्या होता है, 1 मिली एम्पियर इसके अंदर यह होता है 10⁻³ एम्पियर। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर। और दूसरा क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर जैसे कि 1 मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर, M और A से लिखा जाता है, लेकिन माइक्रो हो तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, माइक्रो का निशान ऐसे मानते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, माइक्रो ऐसे माइक्रो को लिखा जाता है। तो माइक्रो एम्पियर का क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि इसके मात्रक अन्य क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इसके विमीय सूत्र की, बात करते हैं कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपने इसका सूत्र पढ़ा हुआ है I बराबर Q अपॉन में T।
कि ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं, जब अपने मात्रक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि धारा का आवेश का मात्रक ये जो है एम्पियर में होता है, तो एक तो ए आएगा। इसके अलावा ये क्या होता है, Q बराबर 80 होता है। आपको पता है Q बराबर 80 होता है, आवेश का मात्रक है ये, तो समय नीचे भी T है और ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये T से T कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, अपने पास में A बचा, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 A1 हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब बात करते हैं बच्चों कि विद्युत धारा एक कैसी राशि होती है। आपने आज तक पढ़ा होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब ये अदिश राशि कैसे होती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक आवेश परिपथ बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें परिपथ बनाना भी जरूरी है। तो ये कोई चालक तार है, उसमें ये आवेश बनाता हूँ मैं। आपने इसे परिपथ बनाए होंगे, कक्षा 11th में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये मैंने एक परिपथ बनाया, मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है, जो ये प्लस सिरा है और यहाँ पर एक माइनस सिरा है, ठीक है। और ये तार इससे इधर मैंने जोड़ दिया। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस होता है, लेकिन विद्युत धारा खुद एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखो इस चालक तार के इस आवेश में क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, जो इधर उधर गमन करते रहते हैं। लगातार इस परिपथ के अंदर क्या करेंगे, ये गमन करते रहते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों क्या है कि जब आप इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करोगे, कि आप जब इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करोगे तो धारा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। या मान लो कि ये सिरा आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो जब सारी धारा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इसके अंदर यहाँ से एंटर कर रही है, तो इस सिरे पर उच्चतम विभवांतर होगा, इस सिरे पर उच्चतम विभवांतर होगा और इस सिरे पर निम्न विभवांतर होगा। तो इसकी दिशा तो कैसे होगी, जो धारा है आपका Q है वो ऐसे जाएगा, Q है, Q की दिशा भी इधर की तरफ जाएगी। लेकिन आप एक बात नोट करो कि इधर से आपकी जो प्लस पॉइंट था, तो धारा प्लस के रूप में जा रही है, प्लस के रूप में इधर की तरफ जा रही है, और अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो माइनस है वो इसको आकर्षित करता है, जो माइनस है वो प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है, और ये जो प्लस है उसकी दिशा क्या होती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ होती है। अब क्योंकि ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये विद्युत धारा की क्या होगी, ये जो इसका सदिश नियम होता है उसका पालन नहीं कर रहा, इसलिए ये विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा के सदिश नियम क्या होते हैं, कौन से नियम का पालन नहीं करता। क्योंकि आपने सदिश गुणधर्म पढ़े होंगे, आपने गणित में सदिश गुणधर्म जरूर पढ़े होंगे, जिसमें आप पहला गुणधर्म पढ़ते हो क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता क्या होती है, गणित के अनुसार आप ऐसे पढ़ते हो कि a प्लस में b, अगर आप इनका दोनों का योग करते हो तो इधर वाली साइड में अगर b प्लस a करोगे तो दोनों का उत्तर सेम आता है ना। लेकिन अपने जब बात कर रहे हैं विद्युत धारा के संदर्भ में, सदिश गुणधर्म की बात कर रहे हैं विद्युत धारा के संदर्भ में, तो विद्युत धारा क्या होती है, अपने इसको I से लिखेंगे कि मैंने माना कि I1 प्लस में I2 है, दो धाराओं का योग। ये क्या होता है, I2 प्लस I1 होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं होता है ये। क्यों, क्योंकि जब इधर जाएंगे तो वो प्लस की तरफ जा रहे हैं और उधर से अपने आ रहे हैं माइनस की तरफ, तो ये जो प्लस और माइनस है वो फिर बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ये क्रम विनिमयता का नियम को पालन नहीं करता। और दूसरा जो सदिश गुणधर्म का नियम होता है वो क्या होता है, साहचर्यता का नियम होता है। क्या होता है, साहचर्यता का नियम होता है। गणित में आपने उसको भी पढ़ा होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, a प्लस बी इक्वल टू बी इक्वल टू प्लस ए होता है। लेकिन जो ये नियम है ये आप ऐसे लिखोगे, विद्युत धारा की ये जो नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसकी राशि अदिश होती है। अब देखते हैं सेकंड नियम साहचर्यता के अकॉर्डिंग क्या हुआ। इस साहचर्यता में आप गणित के अनुसार पढ़ते हो कि a प्लस में b प्लस में c बराबर a प्लस में b प्लस में c होता है। लेकिन अगर आप इनका ऐसे करते हो योग कि मान लो आपने पहले को छोड़कर दोनों का योग किया, तो ये पहले दोनों का योग के साथ में तीसरे का योग, दोनों का मान इक्वल आता है, ये आप गणित में अच्छे तरीके से जानते हो। तो धारा के संदर्भ में क्या होता है कि ये जो आपकी धारा I1 प्लस में I2 प्लस में I3 इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3 होती है, उनमें इन्हीं पहले दो का योग लास्ट वाले दो के योग के इक्वल टू नहीं होता है। इस प्रकार से ये नियम ये क्या है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात है कि दोस्तों कि
आपने जब यहाँ पर ये पढ़ा था कि I बराबर Q अपन में T है, तो इसमें जब एम्पियर का नाम आया तो अपने इसमें बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा की बात करते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। एक एम्पियर की परिभाषा, इसका मतलब क्या हो गया कि एक एम्पियर I का मात्रक 1 होता है, यानी कि आपको I का उत्तर 1 लेके आना है। अब ये एक उत्तर कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है कि I बराबर Q अपन में T होता है, I बराबर Q अपन में T होता है। तो उस Q में इस सूत्र के अंदर अगर आप आवेश का मात्रक 1 और इस समय का मात्रक भी इकाई ले लेते हो तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। और आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।